नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। और इस मॉडल पेपर में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिनकी तैयारी करके आपको परीक्षा देने जाना चाहिए। तो आपके पेपर में कुल 3 खंड होगा, खंड अ, खंड ब और खंड स। तीनों खंडों में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है, जिसकी तैयारी करके आपको जानी चाहिए। जो खंड अ है, इसमें आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 10 प्रश्न हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। इन 10 प्रश्नों की तैयारी करके आप परीक्षा देने जरूर जाइएगा। आपका पहला प्रश्न है, परमाल रासो के रचयिता का नाम बताइए, इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में बताना है। और परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। जो दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का परिचय देते हुए उनके रचनाओं का नाम लिखिए। तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह का परिचय देना है, फिर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी, उन ग्रंथों का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। जो तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की आर्य कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त की जो आर्य कविता है, उस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, उसका भाव क्या है, उसी भाव को अपने शब्दों में आपको लिखना है यहाँ पर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं का नाम लिखिए। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन कौन थे, उनके द्वारा किन किन रचनाओं को किया गया था, क्या क्या लिखा गया है उनके द्वारा, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। पांचवा प्रश्न है, कैफी आजमी का परिचय दीजिए। तो कैफी आजमी कौन थे, उनके द्वारा क्या किया गया है, संपूर्ण परिचय यहाँ पर उनका आप लिखेंगे, तब जाकर के इस प्रश्न का उत्तर आपका पूरा होगा। छठा प्रश्न है, छठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम महाकाव्य और उसके रचयिता का नाम बताइए। आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है और यह किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में भी आपको बताना होगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भूषण के काव्य की 3 विशेषता बताइए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि भूषण कौन थे, किस युग में विद्यमान थे, और उनके कविता की 3 विशेषता को आप यहाँ पर लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। आठवां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ लिखिए। पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि क्या कहना चाहता है, उसी के भाव को अपने शब्दों में आप लिखेंगे, तब जाकर के इस प्रश्न का उत्तर आपके पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, और 9वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हरिऔध के जन्मभूमि कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। हरिऔध के द्वारा जो जन्मभूमि कविता लिखा गया है, उसका केंद्रीय भाव क्या है, कब इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है, उसी को यहाँ पर आपको लिखना होगा। 10वां प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गोपाल प्रसाद व्यास के रचनाओं का नाम लिखिए। गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई थी, उन सभी रचनाओं का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इन 10 प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा देने जरूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपसे क्या क्या पूछा गया है। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है। इसमें जो पहला प्रश्न है, वह निराला का काव्य सौष्ठव लिखिए। यह निराला की कविता में जो भी विशेषता पाई जाती है, उन विशेषताओं को यहाँ पर लिखना है। आप इनकी विशेषताओं को 2 भागों में बांट करके लिखेंगे। भाव पक्ष की विशेषता और शिल्प पक्ष की विशेषता 2 भागों में बांट करके आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। दूसरा प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भूषण की कविता में राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। भूषण की कविता में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न है, जो तीसरा प्रश्न है, वीर तुम बढ़े चलो कविता का केंद्रीय भाव बताइए। वीर तुम बढ़े चलो जो कविता है, इसका केंद्रीय भाव क्या है, कब इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है, उसी भाव को यहाँ पर आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कवि प्रदीप के योगदान पर चर्चा कीजिए। कवि प्रदीप ने कौन कौन से योगदान दिए हैं, किन किन गीतों की उनके द्वारा रचना की गई है, किन किन फिल्मों में वो गीत आए हुए हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ से विस्तार से लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। जो 5वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जगनिक की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जगनिक के काव्य में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में यहाँ पर लिखना होगा। जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए काव्यगत विशेषता के बारे में, तो आप उनके विशेषताओं को 2 भागों में बांट करके लिखेंगे। एक हो गया भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा हो गया शिल्प पक्ष की विशेषता। तो विशेषताओं को आप 2 भागों में बांट करके लिखेंगे, तभी जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा।
छठा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में व्यक्त राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं हैं उनमें जो राष्ट्रीय भावना व्यक्त हुआ है उसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी को यहाँ पर आपको लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि शहीदों में तू नाम लिखा ले रे, कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये जो कविता है शहीदों में तू नाम लिखा ले रे, इस कविता का भाव आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसमें बताना है कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, कविता का उद्देश्य क्या है। उसी उद्देश्य को, उसी भाव को अपने शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना होगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। जो आठवां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषता बताइए। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी विशेषता को यहाँ पर आपको लिखना है। मैंने पहले बता दिया है कि जहां पर काव्यगत विशेषता आपसे पूछा जाए वहां पर काव्यगत विशेषताओं को आप दो भागों में बांट करके लिखेंगे। एक है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। जब तक दोनों विशेषताएं नहीं लिखेंगे तब तक आपका प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं होगा। इन 8 प्रश्नों की तैयारी करके आप जरूर जाइएगा परीक्षा देने। अब देख लेते हैं कि खंड 100 में आपसे क्या क्या पूछा गया है। खंड 100 में आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा। देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे इसमें पूछा गया है। इसमें जो पहला प्रश्न है, दिनकर के राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। यानी दिनकर की कविता में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसी के बारे में आपको लिखना है। यानी उनके कविता में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से संबंधित जो विशेषता है उसी विशेषता को आप यहाँ पर लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। जो दूसरा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता बताइए। यानी जयशंकर प्रसाद की कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। और उनकी विशेषताओं को आप दो भागों में बांट करके लिखेंगे। एक है भाव पक्ष की विशेषता, दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोहनलाल द्विवेदी की कविता में राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। यानी सोहनलाल द्विवेदी जो हैं उनकी कविता में जो राष्ट्रीय चेतना पाया जाता है उसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चौथा प्रश्न है, हिंदी सिनेमा में गुलशन बावरा का योगदान बताइए। तो हिंदी सिनेमा में जो गुलशन बावरा का योगदान है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना होगा कि गुलशन बावरा के द्वारा क्या योगदान दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे की कविता में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना की विशेषता बताइए। यानी श्याम नारायण पांडे की कविता में जो राष्ट्रीय चेतना व्यक्त हुआ है उसकी कौन कौन सी विशेषता है, उसी विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो जितने प्रश्न हमने यहाँ पर आपको बताए हैं उन प्रश्नों की तैयारी करके जरूर जाइएगा आप। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।